तरफ हम जी फोर्स को देखते हैं जो पेट शॉप ओनर के साथ उसके पेट शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर इन सबको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। इन लोगों को यहाँ पर दो और गिनी पिग्स मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम बकी और एक का नाम हर्ली होता है। अब ये लोग मिलकर किसी तरह से इस पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं। तभी वहाँ पर मूंछ आ जाती है, जिसे देखकर डार्विन बहुत खुश होता है और उसे अपनी लोकेशन बेन को बताने को कहता है। इसके बाद मूंछ वहाँ से बेन को इनकी लोकेशन बताने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो अपनी दोस्त मार्सी के साथ गाड़ी से जा रहा होता है। यहाँ पर मार्सी उसे बताती है कि डार्विन ने जाने से पहले उसे बताया था कि क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल अभी भी उस ड्राइव में ही है। ये सुनकर बेन मार्सी को लेकर अपने लैब की तरफ निकल पड़ता है। इधर उस पेट शॉप में हम जी फोर्स को देखते हैं, जहाँ पर दो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पेट खरीदने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है जो जार्विज को पसंद करती है और वहीं उसका भाई ब्लास्टर को पसंद करता है और इस प्रकार ब्लास्टर और जार्विज यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम FBI एजेंट को देखते हैं जो अपने बॉस को बता रहा होता है कि सेबर के फोन टैप करने से उन्हें पता चला है कि उसने बीजिंग में किसी मिस्टर यांसू को फोन किया है और उससे कहा है कि क्लस्टर स्टॉर्म का लॉन्च सही समय पर होगा। ये सुनकर उसका बॉस किसी भी हालत में सेबर के खिलाफ कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करने को कहता है ताकि वो जल्दी से उसे गिरफ्तार कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम जार्विज को देखते हैं जिसके साथ वो छोटी लड़की खेल रही होती है। वहीं पेट शॉप में स्पेकल्स वहाँ से बाहर निकलने के लिए मरने का नाटक कर रहा होता है और वो डार्विन से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वो जल्दी उसके पास वापस आएगा और वो उसे वहाँ से छुड़ा कर ले जाएगा। लेकिन उस पेट शॉप का ओनर स्पेकल्स को मरा समझकर एक कचरे की गाड़ी में फेंक देता है, जिसमें दबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो अपने ट्रेंड कॉकरोच की मदद से उस ड्राइव को हासिल करने में कामयाब हो जाता है जिसमें क्लस्टर स्टॉर्म का डेटा होता है। वहीं दूसरी तरफ पेट शॉप में अब डार्विन अपनी टीम का अकेला मेंबर बचा होता है। वहीं एक बार हर्ली डार्विन की पीठ पर अपने जैसा बर्थ मार्क देखता है तो वो डार्विन को अपना बिछड़ा हुआ भाई समझने लगता है, लेकिन डार्विन हर्ली को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसका कोई भाई नहीं है। इधर बेन जब उस ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाकर क्लस्टर स्टॉर्म की फाइल को देखने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक से उस ड्राइव का सारा डेटा डिलीट होने लगता है। ये देखकर बेन जल्दी से अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और अब उसे समझ में आ जाता है कि ये फाइल किसी डेटा इरेजर वायरस से इन्फेक्टेड है। और इसके बाद हम डार्विन को देखते हैं जो एक रात जब सो रहा होता है तो उसे बकी की खाने की आवाज सुनाई देती है और जब डार्विन वहाँ जाकर देखता है तो बकी ने अपने छोटे से घर में ढेर सारा खाना छुपा कर रखा होता है। ये देखकर बकी और हर्ली में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि तभी वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है। ये देखकर डार्विन हर्ली के साथ वहाँ से निकल जाता है। और अगले सीन में हम मिस्टर सेबर को देखते हैं जो कंप्यूटर के जरिए अपने पार्टनर मिस्टर यांसू से बातें कर रहा होता है। वो मिस्टर यांसू से कह रहा होता है कि हम अब पार्टनर हैं, इसलिए उन्हें फेस टू फेस बात करनी चाहिए, न कि सिर्फ आवाज के माध्यम से। ये सुनकर मिस्टर यांसू उससे कहता है कि उसकी पहचान छुपी रहने में ही संसार की भलाई है। वो कहता है कि क्लस्टर स्टॉर्म सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्दी वो उसे लॉन्च भी कर देंगे। और अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर मूंछ आकर उसे जगाती है और कीबोर्ड की मदद से उसे जी फोर्स के लोकेशन के बारे में बता देती है। और अब बेन को पता चल जाता है कि जी फोर्स कहाँ पर है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें छुड़ाने बेन वहाँ पर पहुंचता, FBI एजेंट वहाँ पर पहुंच जाते हैं और शॉपकीपर से डार्विन और उनके साथियों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डार्विन को देखते हैं जो हर्ली के साथ अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और हर्ली पूरे रास्ते डार्विन से बातें करके उसे परेशान कर रहा होता है। ये लोग अभी कुछ ही दूर जाते हैं कि इन्हें कुछ कुत्ते दिखाई देते हैं जिनको देखकर ये दोनों डर जाते हैं और एक टायर की मदद से ये किसी तरह उन कुत्तों से अपना पीछा छुड़ाते हैं। अगले सीन में हम ब्लास्टर को देखते हैं जिसको वो लड़का अपने रिमोट कंट्रोल कार में बैठाकर खेल रहा होता है और यहाँ पर ब्लास्टर को भी खूब मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी उस लड़के की मॉम उसे बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लास्टर उसकी रिमोट कंट्रोल कार लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़का ब्लास्टर को अपनी रिमोट कार लेकर भागते हुए देख लेता है और वो ब्लास्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं इन सब की आवाज सुनकर उस लड़के की बहन जिसने जार्विज को अपना पेट बनाया होता है वो जार्विज को छोड़कर अपने भाई के पास जाने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर जार्विज भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो देखती है कि ग्राउंड में वो लड़का ब्लास्टर को पकड़ने ही वाला होता है। ये देखकर जार्विज ब्लास्टर की मदद करने के लिए आ जाती है और इसके बाद ये दोनों मिलकर किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इधर डार्विन और हार्ली एक केक शॉप के पास पहुंचते हैं और जब वो शॉप में रखा सेबर कंपनी की कॉफी मशीन को देखते हैं तो वो उस मशीन को चेक करने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है और हार्ली को वहाँ की निगरानी करने को कहता है। अब जब डार्विन कॉफी मशीन में लगे चिप को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उस चिप को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही कॉफी मशीन देखते ही देखते एक रोबोट में बदल जाती है और वो डार्विन पर हमला कर देती है। लेकिन डार्विन किसी तरह बहुत मुश्किल से उस मशीन से अपना पीछा छुड़ाता है। इसके बाद वो हार्ली के साथ बेन के पास पहुंचता है जहाँ पर ब्लास्टर और जार्विज पहले से ही आ चुके थे। ये सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर बेन डार्विन से पूछता है कि स्पेकल्स कहाँ हैं। इस पर डार्विन बेन को पूरी सच्चाई बता देता है कि किस प्रकार स्पेकल्स ने मरने का नाटक करके पेट शॉप से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो एक कचरे के बॉक्स में दबकर मारा गया। ये सुनकर बेन बहुत दुखी होता है। वो सब मिलकर एक बार फिर से मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अगले 30 मिनट में क्लस्टर स्टॉर्म लॉन्च होने वाला है। तभी जार्विज कहती है कि उनके पास तो कोई हथियार भी नहीं है, वो कैसे इसे रोक पाएंगे। ये सुनकर बेन उन्हें एक हाईटेक वैन दिखाता है जिसमें वो सारी खूबियां होती है जो इन्हें चाहिए होती है, लेकिन तभी वहाँ FBI एजेंट भी आ जाते हैं जो बेन को जी फोर्स के साथ बाहर निकलने को कहते हैं। लेकिन तभी जी फोर्स अपनी न्यू कार में सवार होकर घर का शीशा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो एजेंट भी अपनी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करने लगते हैं और इसके बाद जी फोर्स और FBI एजेंट के बीच में एक खतरनाक रेस शुरू हो जाती है और यहाँ पर जी फोर्स की टीम मेंबर मूंछ भी आ जाती है जो जी फोर्स को आगे का रास्ता बता रही होती है। अब जी फोर्स FBI एजेंट को रेस में हराकर सेबर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं
अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सेबर वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने पार्टनर से बातें कर रहा होता है और वो अगले कुछ ही समय में क्लस्टर स्टॉर्म को लॉन्च करने वाला होता है। अब जब डार्विन अपने टीम मेंबर के साथ सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो अचानक से रुक जाता है, क्योंकि आगे एक जाल बिछा होता है और अगर कोई भी उस वायर को टच करेगा तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होगा जिससे उन सबकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और डार्विन अपनी टीम को दूसरी तरफ से चलने को कहता है। तब तक उधर सेबर क्लस्टर स्टॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। डार्विन अभी अपनी टीम के साथ सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सेबर के मेन कंप्यूटर में डेटा डिलीटिंग वायरस को डालकर उसे डीएक्टिवेट कर सके। इसके बाद हम हर्ली को देखते हैं जो चेरी खा रहा होता है कि तभी उसे एक केक दिखाई देता है और जब वो उसे खाने के लिए जाता है तो वो मशीन उसे अपने अंदर कैद कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी सेबर कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं वो खुद को एक रोबोट में बदलकर पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर एफबीआई एजेंट अपने बॉस को फोन करता है और उनसे सेबर की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को कहता है, लेकिन तभी वो जिस फोन से बात कर रहा होता है वो भी एक रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर आर्मी की पूरी टीम आ जाती है जो सेबर को चारों तरफ से घेर लेती है। और इसके बाद हम जी फोर्स को देखते हैं जो अभी भी सेबर के कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही मशीन आ जाती है जिसने हर्ली को खुद के अंदर कैद करके रखा हुआ था। हर्ली को मशीन के अंदर कैद देखकर जी फोर्स की पूरी टीम हर्ली को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। वो सब मिलकर उस मशीन से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेबर को देखते हैं जिस पर उसके द्वारा बनाए गए रोबोट उसी पर हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर आर्मी की टीम सेबर को वहाँ से सही सलामत बाहर निकालती है। इसके बाद हम डार्विन को देखते हैं जो अब भी उस मशीन से लड़ रहा होता है और वो किसी तरह हर्ली को उस मशीन से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो मशीन उस वायर को छू देती है जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी दूर जाकर गिरते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से डार्विन एक मशीन के अंदर फंस जाता है जहाँ पर उसके बाकी के टीम मेंबर नहीं जा सकते थे और इसलिए डार्विन अकेला ही उस मेन कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एफबीआई एजेंट को देखते हैं जो सेबर से पूछ रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर सेबर कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो तो बस दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का मालिक बनना चाहता था। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है। उन सबको वहाँ के कंप्यूटर स्क्रीन पर डार्विन दिखाई देता है जो लगातार सेबर के मेन कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा होता है। डार्विन अब सेबर के मेन कंप्यूटर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है कि कोई सेबर के मेन कंप्यूटर की मदद से पूरे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा होता है और जब वो उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि स्पेकल्स होता है। डार्विन स्पेकल से कहता है कि तुम तो मर गए थे। इस पर वो कहता है कि ये उसकी गलतफहमी थी, ये सारा प्लान उसी का था। उसी ने सेबर को झांसा देकर सैटेलाइट और रोबोट्स की एक ऐसी आर्मी खड़ी कर दी है जो उसके एक इशारे पर धरती से इंसानों का नामो निशान मिटा देंगे। स्पेकल्स की बातें सेबर भी सुन रहा होता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पार्टनर कोई इंसान नहीं बल्कि एक मोल था जो उसी के बेसमेंट से उससे बातें किया करता था। अब डार्विन स्पेकल से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर स्पेकल बताता है कि वो इंसानों को धरती से खत्म करना चाह रहा है क्योंकि उन्होंने उसके परिवार को उससे छीन लिया और उसे बेघर कर दिया। वो उससे कहता है कि अगर आज भी वो मोल के बारे में नेट पर सर्च करेगा तो उसे बस उसे मारने के तरीके ही मिलेंगे, उसे बचाने के बारे में कोई बात नहीं करता। स्पेकल्स की बातें सुनकर डार्विन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेकल्स डार्विन की एक भी बात नहीं सुनता और अपने मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसका कंप्यूटर देखते ही देखते एक जायंट रोबोट में बदल जाता है और वो उस रोबोट के अंदर से ही चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। लेकिन डार्विन अब भी स्पेकल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब स्पेकल बेन और मार्सी को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर डार्विन किसी तरह से स्पेकल को समझाने में कामयाब हो जाता है। वो स्पेकल को कहता है कि क्या तुम भूल गए कि जब तुम अकेले थे तो बेन ने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें एक परिवार का प्यार भी दिया और आज वो उन्हीं को मारने जा रहा है। डार्विन की बातें सुनकर स्पेकल्स को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसीलिए वो अपने सिस्टम को ऑफ कर देता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सिस्टम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर डार्विन मूंछ की मदद से स्पेकल के कंप्यूटर में डेटा इरेजर वायरस इंस्टॉल कर देता है जिससे उसका पूरा सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है और उसका जायंट रोबोट डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर डार्विन स्पेकल्स और अपने बाकी के साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सेबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हर्ली अब भी बेहोश पड़ा होता है। यहाँ पर डार्विन रोते हुए कहता है कि जब तक तुम जिंदा थे तब तक तो मैंने नहीं कहा, लेकिन आज वो उसे अपना भाई मानता है। डार्विन की बातें सुनकर हर्ली उठ खड़ा होता है और डार्विन के भाई कहने पर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है और इसके बाद हर्ली भी जी फोर्स का हिस्सा बन जाता है। वो सब बेन के साथ उसके लैब में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर इन सब की एफबीआई के हेड से बात भी होती है जो इन सबको बताता है कि अब उन्हें एफबीआई का स्पेशल एजेंट बना दिया गया है और वो उनकी लैब को फिर से शुरू करने की परमिशन भी दे देते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म